द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम वरुण बेवरेजेस की कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर नजर डालेंगे। देखिए, कंपनी एक चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता है भारी निवेश और आक्रामक विस्तार का, और दूसरा रास्ता है मुनाफे को बचाते हुए थोड़ा संभल कर चलने का। और 2025 के जो नतीजे हैं वो हमें साफ साफ बताते हैं कि कंपनी ने पहला रास्ता चुना है। बिल्कुल, और आज हम इसी फैसले के फायदों और खतरों पर एक चर्चा करेंगे। तो सवाल ये है, क्या 2025 में खराब मौसम और बाजार के दबाव के बावजूद कंपनी का जो प्रदर्शन रहा वो उसकी एक मजबूत और लचीली विकास की रणनीति को दिखाता है, या फिर ये भारत के अपने मुख्य बाजार में बाहरी चीजों पर उसकी निर्भरता और मुनाफे से जुड़ी कुछ कमजोरियों को सामने लाता है? मैं मानती हूं कि कंपनी के जो रणनीतिक निवेश हैं, जैसे कि उत्पादन क्षमता का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण, ये सब उसे लगातार विकास के लिए एक बहुत मजबूत स्थिति में रखते हैं। और मेरा तर्क ये है कि हाल का प्रदर्शन, खास तौर पर जो भारत में हुआ, वो मूल्य तय करने की ताकत में कमी और लागत प्रबंधन से जुड़ी कुछ गहरी चुनौतियों को उजागर करता है। देखिए, मेरे हिसाब से कैलेंडर वर्ष 2025 वरुण बेवरेजेस के लचीले बिजनेस मॉडल का एक जीता जागता सबूत था। आप सोचिए, भारत में पीक सीजन के दौरान अभूतपूर्व भारी बारिश हुई, एक ऐसी चुनौती जो सीधे सीधे इनके बिजनेस पर असर डालती है। इसके बावजूद कंपनी ने 7.9% की कुल वॉल्यूम वृद्धि हासिल की, और सबसे जरूरी बात, टैक्स के बाद का जो मुनाफा है यानी पीएटी, वो 16.2% बढ़कर 30,620.4 मिलियन रुपए हो गया। ये बहुत मजबूत कामकाज को दिखाता है। Q4 में घरेलू वॉल्यूम का 10.5% पर वापस लौटना उनके जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ताकत को दिखाता है। उन्होंने भविष्य के लिए सही दांव लगाए हैं। भारत में 4 नए ग्रीनफील्ड प्लांट, मतलब बिल्कुल जीरो से बनाए गए नए प्लांट लगाना, और अफ्रीका जैसे बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करना, ये सब इसी का हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका में ट्विजा का जो प्रस्तावित अधिग्रहण है, वो एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और बाजार तक पहुंच दोनों को काफी बढ़ा देगा। तो ये सब देखकर मुझे लगता है कि कंपनी न सिर्फ मुश्किलों का सामना करने में सक्षम है, बल्कि लंबे समय के लाभदायक विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, ये जो ऊपर ऊपर के आंकड़े हैं, ये भले ही अच्छे दिखें, लेकिन मुझे कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो कुछ चिंताजनक बातें सामने आती हैं। कंपनी का जो प्रदर्शन है वो बाहरी कारकों, खासकर मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। मैनेजमेंट ने खुद माना कि भारत में वॉल्यूम ग्रोथ पर अभूतपूर्व भारी बारिश का असर पड़ा। ये एक ऐसा जोखिम है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ के बीच बढ़ता हुआ फासला। Q4 में, जैसा आपने कहा, भारतीय वॉल्यूम 10.5% बढ़ा, लेकिन बिक्री सिर्फ 6% बढ़ी। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि हर बेची गई बॉटल पर कंपनी ने कम पैसा कमाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आक्रामक तरीके से दाम घटाए, पैक का साइज 250 मिली से 400 मिली कर दिया और बाजार में डिस्काउंट दिए। ये सब मार्जिन पर दबाव डालता है कि नहीं? और तो और, कंपनी ने 4 नए प्लांट में भारी निवेश किया, जिससे लागत बढ़ी। कर्मचारियों पर खर्च 22% बढ़ गया, लेकिन सीजन खराब होने की वजह से इन प्लांट्स का पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। इसलिए मेरा तर्क है कि विस्तार की सोच अच्छी है, लेकिन 2025 के नतीजों ने मूल्य तय करने की ताकत, लागत नियंत्रण और मौसम पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़ी असल कमजोरियों को उजागर कर दिया है। समझी, रणनीति के तौर पर देखती हूँ, न कि एक कमजोरी। एक ऐसे बाजार में जहां इतनी गलाकाट प्रतियोगिता हो, वॉल्यूम ग्रोथ बनाए रखना सबसे जरूरी है। लेकिन किस कीमत पर? एक ऐसी कीमत पर जो लंबी अवधि में फायदा दे। देखिए, मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि पीक सीजन में जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो छोटी मोटी लागतें हैं, ये आराम से निकल जाएंगी। ये बाजार में अपनी हिस्सेदारी बचाने और बढ़ाने के लिए एक जरूरी सामरिक कदम था, और इसने काम किया। लेकिन मुझे ये बात को जम नहीं रही, क्योंकि ये एक फिसलन भरी ढलान हो सकती है। अगर आप बाजार को लगातार डिस्काउंट और बड़े पैक की आदत डाल देंगे तो वो इसकी उम्मीद करने लगेंगे। फिर आप दाम कैसे बढ़ाएंगे? मैनेजमेंट ने खुद माना कि Q4 में प्रतियोगी बाजार में बने रहने के लिए हर संभव हथकंडा अपना रहे थे। ये साफ तौर पर मूल्य तय करने की ताकत में गिरावट का संकेत है। आप हमेशा के लिए वॉल्यूम के लिए मुनाफे की कुर्बानी तो नहीं दे सकते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ एक और पहलू है। ये रणनीति सिर्फ बाजार हिस्सेदारी बचाने के लिए नहीं है,
बल्कि ये छोटे प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करने का एक आक्रामक तरीका भी हो सकता है। वरुण बेवरेजेस अपने आकार और पैमाने का इस्तेमाल करके एक ऐसा प्राइस वॉर छेड़ रहा है जिसे शायद दूसरे झेल नहीं सकते। जब छोटे खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे तो लंबी अवधि में इनकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। तब ये आसानी से दाम बढ़ा सकते हैं। एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत है। इस प्रक्रिया में आप अपने ब्रांड की जो प्रीमियम इमेज है उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ग्राहक आपको सिर्फ एक डिस्काउंट ब्रांड के रूप में देखने लगे तो उस धारणा को बदलना बहुत मुश्किल होता है। और मार्जिन पे ये दबाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। जब हम आपके दूसरे तर्क यानी अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को देखते हैं तो वहां भी यही चिंता नजर आती है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय विस्तार तो डाइवर्सिफिकेशन है, ये तो जोखिम कम करता है, लेकिन ये अपने साथ नए जोखिम भी लाता है। अफ्रीका जैसे बाजारों को विकास के एक बड़े स्रोत के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मार्जिन भारत के मार्जिन से कम रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल है, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बढ़ता ध्यान कंपनी के कुल मुनाफे के मार्जिन को कम नहीं करेगा? ट्वीज़ा का अधिग्रहण क्षमता तो बढ़ाता है, लेकिन ये एकीकरण का जोखिम भी लाता है और एक ऐसे बाजार में पैसा लगाता है जो भारत की तुलना में शायद कम मुनाफे वाला हो सकता है। आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है, पर मैं इसे अलग तरह से देखती हूँ। ट्वीज़ा का अधिग्रहण सिर्फ क्षमता बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये कुशलता बढ़ाने के बारे में है। जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया, ट्वीज़ा के पास अपनी ज़मीन है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक हैं और यहाँ तक कि अपनी सौर ऊर्जा क्षमता भी है। ये सब मार्जिन के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, जब आप अपनी सप्लाई चेन के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों पर खुद का नियंत्रण कर लेते हैं। इससे लागत कम होती है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इन सब वजहों से अंतर्राष्ट्रीय मार्जिन धीरे धीरे भारत के मार्जिन के बराबर आ जाएंगे। ये सिर्फ विस्तार नहीं है, ये एक स्मार्ट और ज्यादा मुनाफे वाला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बनाने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत के मौसम पर हमारी निर्भरता को कम करने की एक सोची समझी लंबी अवधि की रणनीति है। ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि कंपनी कम मार्जिन वाले बाजार में जाकर अपने ओवरऑल मुनाफे को कैसे बचाएगी? क्या मैनेजमेंट ने कोई ठोस योजना बताई है कि वे अफ्रीकी मार्जिन को भारतीय स्तर तक कैसे और कितने समय में लाएंगे? क्योंकि उम्मीद है कहना और एक ठोस रोडमैप होना दोनों में फर्क है। अगर इसमें 5-7 साल लग गए तो तब तक तो निवेशकों को कम मार्जिन से काम चलाना पड़ेगा। क्या ये पूंजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? देखिए, कोई भी बड़ा रणनीतिक बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिए हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, स्थानीय सोर्सिंग बढ़ाना और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाना, ये सब उस रोड मैप का हिस्सा है। और हाँ, ये पूंजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल है, क्योंकि यह बिजनेस को एक ही बाजार के जोखिम से बचाता है। एक खराब मॉनसून भारत में पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है। क्या उस जोखिम के साथ बैठे रहना बेहतर है, या फिर थोड़े कम मार्जिन पर एक नया और बड़ा बाजार बनाना? मेरे हिसाब से दूसरा विकल्प ज्यादा समझदारी भरा है। ठीक है, मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विस्तार एक अच्छा दाव है, लेकिन वापस भारत की बात करते हैं, जहां से अभी भी कंपनी का बड़ा हिस्सा आता है। आपने क्षमता विस्तार की बात की। हाँ, और ये मेरा सबसे मजबूत पॉइंट है। कंपनी ने पिछले 2 सालों में अपनी उत्पादन क्षमता में लगभग 40-45% की भारी बढ़ोतरी की है। ये एक बहुत बड़ा निवेश था। अब जब ये काम पूरा हो गया है तो 2026 में कोई बड़ा पूंजीगत खर्च नहीं होगा। इसका मतलब समझिए, अगर मौसम अनुकूल रहता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो कंपनी को जबरदस्त ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा मिलेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब जरा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है कि जब आपकी बिक्री एक स्तर से ऊपर जाती है तो आपका मुनाफा बिक्री से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी फैक्ट्री जैसी जो बड़ी लागतें हैं वो पहले से ही तय हैं, वो बिक्री के साथ नहीं बढ़ती। तो हर अतिरिक्त बोतल जो आप बेचती हैं उससे होने वाला ज्यादातर पैसा सीधे आपके मुनाफे में जुड़ता है। और यह सिर्फ पेय पदार्थों के बारे में नहीं है। स्नैक्स बिजनेस जो $100 मिलियन की ओर बढ़ रहा है, कंपनी को मौसम पर अपनी निर्भरता कम करने का एक शानदार मौका देता है। ये एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है। साथ ही नींबू जीरा और आदर्श एनर्जी ड्रिंक जैसे नए प्रोडक्ट्स भी हैं। ये सब भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।
क्षमता में वृद्धि तभी एक संपत्ति है जब उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर वो खाली पड़ी है तो वो एक बोझ बन जाती है। मैनेजमेंट की अपनी टिप्पणी कि अनुकूल मौसम के साथ बेहतर नतीजे देखे जा सकते हैं, मेरी बात को ही मजबूत करती है। ये सब कुछ मौसम पर आकर टिक जाता है। ये सारी नई चमचमाती फैक्ट्रियां बेकार हैं अगर बारिश की वजह से मांग ही ना हो। अगर 2026 में एक और खराब मॉनसून आता है तो कंपनी कम इस्तेमाल हुई संपत्ति और ऊंची स्थायी लागतों के साथ फंस जाएगी, जिससे मार्जिन पर और भी ज्यादा दबाव पड़ेगा। लेकिन आप 1 साल के खराब मौसम के आधार पर 2-3 साल के निवेश को खारिज नहीं कर सकती। ये प्लांट आज नहीं तो कल काम आएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है, पेय पदार्थों की खपत बढ़नी ही है। ये एक दीर्घकालिक निवेश है। मैं दीर्घकालिक निवेश के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन समय का महत्व होता है। और जो आपके भविष्य के विकास के स्रोत हैं, जैसे स्नैक्स और एनर्जी ड्रिंक, वे अभी भी कंपनी के मुख्य पेय व्यवसाय की तुलना में बहुत छोटे हैं, जो पूरी तरह से मौसम की अनिश्चितताओं के अधीन हैं। आप इस मौलिक निर्भरता से बच नहीं सकती, चाहे आप कितनी भी क्षमता क्यों ना बना लें। असल सवाल ये है कि क्या कंपनी ने जरूरत से ज्यादा और बहुत जल्दी विस्तार कर लिया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। तैयारी हमेशा मांग से पहले की जाती है, बाद में नहीं। अगर आप मांग आने का इंतजार करेंगी तो आप मौका गवा देंगी। उन्होंने भविष्य की मांग को देखते हुए ये कदम उठाया है, जो एक दूरदर्शी कंपनी की निशानी है। अंत में मैं यही कहूंगा कि वरुण बेवरेजेस ने एक असाधारण रूप से कठिन साल में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। क्षमता, भौगोलिक पहुंच और उत्पाद पोर्टफोलियो में रणनीतिक निवेश ने कंपनी को दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल करने के लिए एक मजबूत आधार दिया है। वॉल्यूम और मूल्य के बीच का जो अंतर हमने देखा, वो एक चुनौतीपूर्ण माहौल में एक जरूरी सामरिक प्रतिक्रिया थी, न कि किसी स्थायी कमजोरी का संकेत। कंपनी ने दिखाया है कि वह तूफान का सामना कर सकती है और दूसरी तरफ और मजबूत होकर निकल सकती है। और मैं कहूंगी कि हालांकि महत्वाकांक्षा और रणनीतिक पहल स्पष्ट हैं, 2025 ने भारतीय बाजार में मौसम पर कंपनी की गहरी निर्भरता और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के दबावों को साफ-साफ उजागर किया है। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार अवसर तो देता है, लेकिन ये उन जोखिमों से भरा है जो कुल मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी की सफलता सिर्फ क्षमता बनाने पर नहीं, बल्कि इन अनिश्चितताओं को वह कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित करती है, इस पर निर्भर करेगी। यह स्पष्ट है कि वरुण बेवरेजेस एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ विकास के लिए मजबूत तैयारी है, तो दूसरी तरफ कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं जिनका उसे सामना करना है। और इन अलग-अलग दृष्टिकोणों और रणनीतियों की गहरी समझ हासिल करने के लिए स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है, जो दिखाता है कि कंपनी का भविष्य कितना रोमांचक और अनिश्चित हो सकता है।